फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 5 जो कि हमारा है डिफरेंट मेथड यूज फॉर टीचिंग स्पीच। तो अलग अलग बच्चों में किस तरह से आप जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनको वाणी सिखाने के लिए क्या अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मेथड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है तो हम उसको पढ़ेंगे। जैसे ऑडिटरी बल्बल थेरेपी एक आपका होता है, मतलब ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच दिया गया है, मल्टी सिलेबल यूनिट दिया गया है, एसोसिएटिव फोनेम यूनिट है और क्यूड स्पीच है, एबीटी है, ऑडिटरी बल्बर थेरेपी है। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं और मैं आप लोगों से थोड़ी सी जो है आप लोगों का भी सहयोग मांगती हूँ कि आज कल से ही गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आपको अब वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज करिएगा। और हम बात करते हैं सबसे पहले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक परिचय लेके हम ज़रूर चलेंगे कि वाणी होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क से हमारी जैसे कोई सूचना होती है तो हमारे फेफड़े से जो वायु बाहर आती है वो हमारे वोकल कॉर्ड पे टक्कर मारती है और वहाँ पे कंपन होता है और बहुत सारे निष्क्रिय तथा सक्रिय अंगों की सहायता से एक आवाज़ हमारे मुंह से बाहर निकलती है, उसे ही हम वाणी कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है सामान्य बच्चों में सुनने के फलस्वरूप स्वतः उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक जो बच्चा श्रवण सक्षम बच्चा है ऐसे बच्चों में ये स्वतः ही हो जाता है। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें ना सुनने के कारण इस प्रक्रिया का अभाव रहता है, तो उनको बच्चों को बोलना जो है वो सिखाया जाता है। तो उनको बोलना सिखाने के लिए, बच्चों की वाणी का विकास करने के लिए कुछ ये मेथड हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, आपको क्यूड स्पीच और ऑडिटरी बल्बर थेरेपी ये दोनों तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। यह वाणी शिक्षण की सबसे प्रमुख विधि थी जिसको 1952 में जो 52 में पोलैक ग्लोबल द्वारा दिया गया था, इसीलिए हम इसको ग्लोबल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। इस उपागम को वाणी शिक्षण की रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है क्योंकि ये सबसे प्रमुख और सबसे लगभग प्राचीन विधि भी थी आपकी बच्चे के अंदर वाणी को विकसित करने की। इस उपागम की सहायता से जो श्रवण बधित बच्चे को क्रमबद्ध तरीके से वाणी शिक्षण से जोड़ा जाता था। एक सिक्वेंशियल वे में बच्चों को एक एक स्टेप करके बच्चे की वाणी का जो विकास है वो किया जाता था। और इस उपागम को सरल बनाने के लिए पुलैक द्वारा निम्नलिखित चरण जो थे वो बनाए गए थे। इन्होंने कुछ चरण बताए थे अपने कि इस चरण में ऐसे ऐसे करके आप बच्चे की वाणी को विकास जो है वो कर सकते हैं, तो जिससे बच्चे में वाणी शिक्षण की प्रक्रिया सफल हो जाती है। जैसे पहला इनका चरण था ऑडिटरी ओरल, फिर ऑरल ऑरल, उसके बाद ऑडिटरी बल्बर। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑडिटरी ओरल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पोलैक थे वो कहते हैं कि किसी भी श्रवण दिव्यांग बच्चे को अगर आप वाणी शिक्षण से जोड़ना चाहते हैं तो सुन कर के बोलना अत्यंत आवश्यक है। तो ज़रूरी है पहले आप बच्चे का ऑडिटरी मतलब जो हियरिंग है वो डेवलप करिए। पहले आप बच्चा वाणी को सुने, ये ज़रूरी है। और श्रवण दिव्यांग बच्चों को उपयुक्त श्रवण यंत्र प्रदान करके श्रवण प्रशिक्षण के द्वारा वाणी शिक्षण से जोड़ा जाए कि आप बच्चे को एक श्रवण दिव्यांग बच्चे को आप एक उपयुक्त श्रवण यंत्र प्रदान करें और उस श्रवण यंत्र के माध्यम से आप बच्चे की जो वाणी शिक्षण है उससे आप उसको जोड़ें। द्वितीय चरण के अंतर्गत जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 चरण आपका बताया है ना, तो पहले चरण में ये कहते हैं कि ज़रूरी है बच्चे को आवाज़ सुनाई जाए। बच्चे को बोलना सिखाना है तो वो पहले आवाज़ को सुने, ये ज़रूरी है। और दूसरा जो ऑरल स्टेप आपका होता है, इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि किसी भी श्रवण दिव्यांग बच्चे में सुनने मात्र से ही वाणी शिक्षण की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी। मतलब बच्चा आवाज़ को सुन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सुन ले सिर्फ उसकी वाणी हो जाएगी, ज़रूरी है कि उस वाणी को वो समझे भी। जैसे बोला क्या गया है उसको सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनकर समझना भी पर्याप्त है। और किसी भी श्रवण दिव्यांग बच्चे में वाणी शिक्षण से जोड़ने के लिए पहले उसमें सुनना और दूसरे स्टेप में समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो जैसे आपने पहले बच्चों को सुनना सिखा दिया, जैसे ये आपका कहते हैं कि पहले सुनना सिखा दीजिए। जब बच्चा सुनना सीख जाए तो क्या बोला गया है उसको समझना सिखा दीजिए। जैसे बोला गया बेटा पानी लाओ, तो पहले बच्चा सुन पाए कि बोला क्या गया है, उसके बाद बच्चा ये समझ पाए कि जो बोला गया है
उसका क्या मतलब है, जैसे मम्मा मांग रही है तो मम्मा क्या मांग रही हैं उसको समझ पाए। और तीसरा स्टेप ये बताते हैं, ये दिया गया इनका प्रमुख सिद्धांत, ये तीसरा चरण है जिसके अंतर्गत श्रवण दिव्यांग बच्चे को सुनकर समझने के पश्चात बोलने के लिए प्रेरित किया जाए कि अब बच्चा अगर समझ गया है कि मम्मा क्या मांग रही हैं तो उसका वो प्रतिक्रिया भी दे पाए कि हाँ मम्मा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो सुन लिया, समझ लिया तो वो बोल भी पाए, ये सिखाना चाहिए तीसरे स्टेप में। और जब कोई श्रवण दिव्यांग बच्चा बाह्य वातावरण की ध्वनियों को सुनकर समझने लगता है, जैसे कोई भी बाहर की वातावरण की ध्वनि है उसको सुनकर वो समझने लगता है, तो उसमें स्वतः ही मौखिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो तीव्र रूप से जो है वो जागृत हो जाएगी। तो ये तरीके बताते हैं कि इन 3 स्टेप के द्वारा हम बच्चे के अंदर जो वाणी का विकास है या बच्चे की जो मौखिक संप्रेषण है वो डेवलप कर सकते हैं। और इन तीनों उपागम के अपने अपने कुछ सिद्धांत एवं इसके गुण हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत एवं गुण इन तीनों उपयुक्त विधियों के समान है। जैसे वाणी शिक्षण के लिए प्राथमिक माध्यम श्रवण यंत्र है, उसको आप हियरिंग एड उपलब्ध करवाइए। श्रवण यंत्र के अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए बच्चे को आप प्रेरित करिए। संप्रेषण हाव भाव व मुस्कान के साथ बच्चा संप्रेषण करे, ये जरूरी है। सुन करके अनुकरण के लिए अधिक से अधिक उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चे का अधिक मात्रा में वाणी सिखाने के लिए अधिक से अधिक बच्चे को अवसर देना चाहिए। तो ये इसके अप्रोच थे आपका पहला। अब हम यहाँ पे दूसरे स्टेप पे आएंगे और दूसरा पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जिसे हम मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच भी कहते हैं। इसको बहुसंवेदी उपागम या परंपरागत उपागम दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। ये सेम PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, ठीक है। तो ये इस PDF से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने जो PDF दिया था उसमें यूनिट 4 तक ही था, तो मैं यूनिट 5 का ये पूरा PDF आपको जो है क्लास खत्म होने के बाद उपलब्ध करा दूंगी। यह उपागम जो है वो श्रवण दिव्यांग बच्चों को वाणी सिखाने का एक प्रमुख एवं प्रचलित उपागम था आपका मल्टी सिलेबल यूनिट अप्रोच, ठीक है। मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट इसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत श्रवण दिव्यांग बच्चों को किसी अक्षर या शब्द को सिखाने के लिए बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अक्षर या शब्द को सिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा यमारियम के बारे में, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड जिसे आप कहते हैं, मातृ चिंतनशील विधि, जिसमें यह कहा गया था कि बच्चे की हर एक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके जैसे माँ सिखाती है वैसे सिखाइए। तो यह भी कहीं ना कहीं उसी अप्रोच पर काम करती थी कि बच्चे की हर एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियों का आप उपयोग करिए और उससे बच्चे को अक्षर और शब्द का जो ज्ञान है वो आप बच्चे को दीजिए। और बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों का, जैसे जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन सभी का उपयोग करके सिखाने की बात की गई थी, इसीलिए इसे बहुसंवेदी उपागम नाम दिया गया था। और इस उपागम की सहायता से जो श्रवण दिव्यांग बच्चे को कम समय में व कम परिश्रम के फलस्वरूप अधिक से अधिक अक्षरों का ज्ञान जो था वो कराया जा रहा था। और प्लैक के अनुसार कहते हैं कि श्रवण दिव्यांग बच्चे को किसी शब्द या अक्षर को सिखाने के लिए जब एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब बच्चे को भाषा सिखाने के लिए या उसकी स्पीच का डेवलपमेंट करने के लिए जब आप एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं तो उसी को मल्टी सिलेबल्स यूनिट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और इसमें जो है अलग अलग तरह की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग की सहायता से बच्चों की वाणी शिक्षण से जोड़ा जा रहा था, जिसको हम VAKT वैक्ट कहते हैं। और इसको आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। V से विजुअल, A से ऑडिटरी, K से काइनेटिक, T से टेक्टाइल। इसका मतलब है बच्चे की मतलब श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, हर तरह की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके आपको बच्चे की लैंग्वेज का या उसकी स्पीच का डेवलपमेंट करना है। बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं पे। तो पहले इसकी विशेषता होती है कि वाणी को उत्पन्न कराने के बाद एक से अधिक इंद्रियों का उद्दीपन के रूप में कार्य करना। वाणी शिक्षण के लिए मूल इकाई के रूप में किसी अक्षर या शब्द को लेना, किसी अक्षर या शब्द को लेकर के बच्चे को सिखाना। जैसे आप बच्चे को फल के बारे में बताना चाहते हैं तो फल को आप उसको खाने को दीजिए, उसको चखे फल को, उसको स्पर्श करने को दीजिए, उसको दिखाइए कि हाँ ये सेब होता है, ठीक है। अलग अलग उसकी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करिए और उसको सिखाइए। उसके बाद बात करेंगे ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच की। तो ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चे की जो बची हुई श्रवण क्षमता रहती है उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाता है। जो बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता है उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाने का प्रयास जो है ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच जो है उसमें किया जाता है कि जिस बच्चे की जितनी भी श्रवण क्षमता बची है उसको श्रवण यंत्र के माध्यम से मजबूत करके उसका उपयोग किया जा सके और जो है बच्चे की वाणी शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। और इसके अंतर्गत कुछ इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड,
टू इलिक्लेड स्पेसिफिक यूनिट ऑफ अप्रोच और फॉर मॉडरेटरी स्पीच। तो ये कुछ तरीके हैं, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं बस आपको पढ़ा दे रही हूँ, बाकी पूछा नहीं जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और पूछ लिया जाए तो वो आपकी किस्मत है। बच्चों को मौखिक भाषा बोलने के लिए सीधे अवसर देना चाहिए। ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच में कहा जाता है कि मतलब बच्चे को अगर आप भाषा सिखाना चाहते हैं तो आप मौखिक संप्रेषण को बढ़ाने के लिए उसे जितना हो सके बोलने का आप अवसर प्रदान करिए, जिससे वह स्वयं से अनुकरण करके अधिक से अधिक जो बोलने के लिए वो प्रेरित हो सके, ताकि बच्चा स्वयं से वो अनुकरित रहे और बच्चा चीज़ों को स्वयं से सीख करके उसको बोल सके। और बधिर श्रवण बाधित बच्चे में मौखिक संप्रेषण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे श्रवण दिव्यांग बच्चा जिस श्रवण यंत्र का उपयोग करे वह अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा चुना गया हो। आप ऐसे ही कोई भी मार्केट से श्रवण यंत्र लाकर बच्चे को मत दे दीजिए। और जो भी आपके स्पीच थेरेपिस्ट या जो भी ऑडियोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करे कि हाँ ये बच्चे के लिए उपयुक्त है, यही श्रवण यंत्र दीजिए, वही श्रवण यंत्र बच्चे को देना चाहिए। शिक्षक द्वारा श्रवण यंत्र के विशेषता के बारे में अभिभावक तथा आवश्यकता पड़ने पर छात्र को भी भली बात जो है वो समझाना चाहिए। श्रवण यंत्र का बच्चा अधिक से अधिक उपयोग करे, इसके लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक को एक निश्चित दूरी से श्रवण दिव्यांग बच्चे को जो शिक्षण है वो देना चाहिए, और शिक्षक द्वारा बच्चों के स्तर के अनुसार उचित स्थान पर उसे बैठाना चाहिए। जैसे जो गोल मेज आपकी होती है, यू आकार की जो आपकी टेबल होती है, उस स्थान पे बैठा करके बच्चों को थेरेपी जो है वो देनी चाहिए। एक बच्चे के लिए कंफर्टेबल जोन में बच्चों को बैठाना चाहिए। पढ़ाते समय शिक्षक के चेहरे पर पर्याप्त प्रकाश पड़ना चाहिए ताकि सभी छात्र उसके ओठों के शारीरिक हाव भाव को पढ़ सके। शिक्षक उपयुक्त तीव्रता के साथ स्पष्ट एवं लयबद्धता रूप से उसको बच्चे को पढ़ा सके। पढ़ाते समय शिक्षक को वाणी दर के अनुसार ध्वनियों का वो उच्चारण करे, ठीक है, एक मतलब जिससे बच्चा सुन सके, हेयरिंग एड लगा करके ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करे, बहुत धीमा बहुत तेज़ ना बोले। जिस स्थान पर शिक्षण प्रक्रिया कराई जाए वहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए, और विषय वस्तु के अनुसार जो है वो शिक्षण प्रणाली को सरल एवं आकर्षण जो है वो करनी चाहिए आपका। और टू इलिक्वेट स्पीच यूनिट ऑफ स्पीच के अंदर वाणी की विशिष्ट इकाइयों पर दबाव, ये आपका सेकेंड टॉपिक हो जाता है। तो इसमें पढ़ते हैं तो दिव्यांग बच्चे के श्रवण क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक बल दिया जाता है इसमें। और इसमें जो भी दिव्यांग बच्चा रहता है उसको आसानी से ध्वनियों को सुन करके ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चा अभी तो सुन रहा था, अब वो सुन करके ध्वनियों के अर्थ को समझे, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षक को स्पष्ट रूप से छात्रों को बताना चाहिए कि बोले गए शब्द को वो ध्यानपूर्वक सुने, उसका अनुकरण करे और फिर उसको जो है वो बोले। बोलते समय शिक्षक को ओठ ढक कर जो है वो बोलना चाहिए, ताकि छात्रों को ना समझ पाने पर उसको बार बार वही शब्द जो है दोहराना चाहिए। और यदि बार बार दोहराने पर भी श्रवण दिव्यांग बच्चा शब्द या अक्षर को नहीं समझ पाता है तो ऐसी स्थिति में जो विजुअल फीडबैक है वो आपको देना चाहिए, ठीक है। मुख सामने लगाए गए कवर को हटाकर फिर बोलना चाहिए। और अगला है आपका मॉडरेटरी स्पीच बच्चे का डेवलप करना चाहिए। ऑडिटरी फीडबैक तथा विजुअल फीडबैक की सहायता से शिक्षक द्वारा जो श्रवण दिव्यांग बच्चे को एक निर्देशन के रूप में तैयार किया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को मानसिक व बौद्धिक रूप से इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह स्वयं बोली गई ध्वनियों में त्रुटियों को जो है वो पहचान सके। वो त्रुटियों को पहचानने के पश्चात प्रयास करके वो शुद्ध बोलने के लिए उसको प्रेरित करें। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि अमाउंट ऑफ स्पीच कितना है, ध्वनियों की किस मात्रा में उनको बोलना है, और स्पीच की जो प्रगति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और अब पढ़ेंगे अपना थर्ड एसोसिएटिव फोनेम यूनिट अप्रोच। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ध्वनि इकाई संघ के विधि जो आपकी है, इस उपागम में जो वाणी सिखाने के लिए बहुत सारे विधियों का प्रयोग किया जाता है। और इस उपागम का प्रयोग उन बच्चों के लिए उपयुक्त होता है जो सीख पाने में सक्षम नहीं है, मतलब जो बच्चे जो है आसानी से नहीं सीख पाते, तो इनके लिए ये विधि उपयोग की जाती है। बहु इंद्रियों का उपयोग, मतलब बहुत सारी इंद्रियों का जो मल्टी सिलेबल चैनल है, आपने पढ़ा ना अभी मल्टी सिलेबल यूनिट अप्रोच, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके माध्यम से जो VAKT है आपका विजुअल ऑडिटरी काइनेस्टिक टैक्टाइल मेथड, इसके माध्यम से वाणी सिखाई जाती है। तो ये आपका है, बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा क्यूड स्पीच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िएगा। क्यूड स्पीच का आविष्कार 1966-67 में, ये कहीं कहीं आपको 67 भी मिल जाएगा। तो डॉक्टर ऑरिन कॉर्नेट, ठीक है, ये इनके द्वारा किया गया था क्यूड स्पीच। डॉक्टर थे एक, डॉक्टर ऑरिन कॉर्नेट इनका नाम है।
ठीक है। तो बाकी आपको जो है ये मिल जाएगा और इसको पढ़िएगा आप लोग। और इसके अंतर्गत 31 भाषाओं को जोड़कर बच्चे को संप्रेषण के लिए प्रेरित किया गया था। और क्यूड स्पीच क्या है? श्रवण दिव्यांग बच्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उपयोग की जाने वाली एक भाषा है। बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट करने का एक तरीका है, इस माध्यम से हम करते हैं। और इसका अधिकांश प्रयोग जो है अभी इंडिया में उतना ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, इन सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जो है इंडिया में भी इसका थोड़ा बहुत जो प्रचलन है वो आपको विद्यालयों में देखने को मिल जाएगा। क्यूड स्पीच में क्या होता है, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, वो हम जानेंगे। इसमें जो वक्ता होता है, मतलब जो ट्रेनर होता है, वो 4 अंगुलियों की सहायता से चेहरे के 4 स्थान पर 8 तरह की आकृतियां बनाकर भाषा को व्यक्त करता है। 4 अंगुलियों का इस्तेमाल किया जाता है और 4 अंगुलियों के माध्यम से मुंह के 4 स्थानों पर जो है वो टच किया जाता है और उसी के माध्यम से अलग अलग तरीके से आकृतियों का निर्माण करके बच्चों को सिखाया जाता है। 4 अंगुलियों की सहायता से चेहरे के 4 स्थान पर 8 तरह की आकृतियां बनाकर भाषा जो है मौखिक भाषा के साथ व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी क्यूड स्पीच होती है। जैसे वो शॉर्ट फॉर्म में पूछे कि क्यूड स्पीच क्या है, तो आपको बताना है कि क्यूड स्पीच होती है कि जब 4 अंगुलियों की सहायता से मुंह के 4 अलग अलग स्थानों पर टच किया जाता है, जैसे आपके ओठ पर, गाल पर, ठुड्डी पर, ठीक है, और चेहरे के किसी एक स्थान पर वो टच करते हैं और वहाँ से अलग अलग तरह की 8 आकृतियों का निर्माण करते हैं और इससे बच्चे को लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है। और ये आकृतियाँ अलग अलग क्रियाकलाप के लिए अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। क्यूड स्पीच की सहायता से बच्चों को स्वर और व्यंजन ध्वनियों की पहचान कराते समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि समान अक्षर का चुनाव न किया जाए। जैसे जिन अक्षरों का चुनाव जैसे प से प, फ, ब, भ, तो ये जो ओठ से बोले जाने वाले अक्षर हैं, तो ऐसा ना हो कि सारे अक्षर आप जो उसमें चुनाव कर रहे हैं वो ओठ से ही बोले जाने वाले हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे भ्रमित हो जाएंगे कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अलग अलग अक्षरों का चुनाव किया जाता है, मामा, बाबा, पापा। साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया जाता है कि ओठ के आकार और गले से निकलने वाली हवा तथा कंपन भी एक समान ना हो। ऐसा ना हो कि जब आप बोल रहे हैं तो एक समान वर्ड ही आप बार बार बोले जिसमें ओठ की आकृति लगभग समान बनती है, तो उससे बच्चा कंफ्यूज रहेगा और समझ नहीं पाएगा। अलग अलग आकृतियों वाले अलग अलग तरीके से उच्चारण, अलग अलग उच्चारण स्थान वाले अक्षरों का चुनाव किया जाता है। और क्यूड स्पीच का ज़्यादा लाभ उस सेवार्थी को प्राप्त होता है जो निम्न तथ्यों की पूर्ति करेगा। जैसे बच्चे की आयु अगर 2 वर्ष है, मतलब कम उम्र में बच्चे को अगर सिखाया जाएगा, कम उम्र से ही क्यूड स्पीच का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। उपयुक्त श्रवण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। ऑडिटरी फीडबैक का आकलन स्पीच रीडिंग की सहायता से बार बार किया जाए और बच्चे के सामने एक ही भाषा स्तर का जो प्रयोग है वो आपका किया जाए। अगला है आपका ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, एबीटी आपका होता है। एबीटी के बारे में जानेंगे क्या होता है ये, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। और श्रवणबाधित बच्चे को समानतः वाणी सिखाने की स्पीच थेरेपी का ये प्रयोग किया जाता है इसका। और स्पीच थेरेपी के माध्यम से वाणी त्रुटियों को अलग अलग विधियों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से दूर करने का जो प्रयास है वो किया जाता है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में। और ये अपने आप में एक प्रमुख विधि आपकी मानी जाती है। इसकी सहायता से हम जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को ध्वनियों को सुनकर बोलने के लिए प्रेरित करते हैं कि बच्चा पहले ध्वनियों को सुन पाए, इसके लिए प्रेरित करेंगे। जैसे ऑडिटरी वर्बल लिखा है ना, ऑडिटरी का मतलब पहले उसकी श्रवण का विकास किया जाएगा, फिर उसका वर्बल मतलब मौखिक का विकास किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें किया जाता है। और श्रवण मौखिक चिकित्सा जो है विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न रणनीतियों एवं विभिन्न तकनीकियों का उपयोग है, जिसमें हम श्रवण कौशल पर अधिक जोर देकर बच्चे के मौखिक भाषा स्तर को सुधार करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं तो किसी बच्चे में ध्वनि को सुनकर के बोलने के लिए जो श्रवण मौखिक चिकित्सा विधि के अंतर्गत बच्चे की जो बची हुई श्रवण क्षमता रहती है उसका उपयोग करके उसको मौखिक संप्रेषण के लिए, मतलब बोलने के लिए उसको प्रशिक्षित किया जाता है। और प्रशिक्षण के दौरान अनेक प्रकार के जो उपकरण हैं, जो संसाधन हैं, उसकी सहायता से हम जो सर्वप्रथम श्रवण तकनीकी दिव्यांग बच्चे को ध्वनियों को सुनकर समझने के लिए जो है वो प्रेरित किया जाता है। और श्रवण दिव्यांग ध्वनियों को सुनकर समझने तथा उनका मौखिक उच्चारण करने भी जो है वो लगता है। श्रवण मौखिक चिकित्सा की अवधारणा को यहाँ पे पढ़ लेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो श्रवण मौखिक चिकित्सा का जो उपयोग है वो करने से पहले सर्वप्रथम चिकित्सक द्वारा बच्चे के सोच के साथ साथ माता पिता की सोच का अध्ययन किया जाता है। बच्चे की सोच के प्रति उनका क्या रवैया है, बच्चे के प्रति उनका क्या बिहेवियर है, क्या उनकी सोच है, समाज की क्या सोच है,
उसका भी ज्ञान किया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे मतलब जो चिकित्सक है उसको ये पता चल सके कि जो आपका समुदाय है, जो बच्चे के माता पिता हैं या बच्चा है, वो कितना सहयोग कर पाएगा इस थेरेपी में। इसके लिए जो है सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है, उसके बाद बच्चे की थेरेपी जो है वो शुरू की जाती है। इसमें बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। बच्चे को अलग अलग तरह के उसकी आवश्यकता के अनुसार जो एम्पलीफायर है वो चीज़ें दी जाती हैं, और बच्चे को जो है मौखिक चिकित्सा द्वारा चुने गए छोटे खंडों में बाँट कर सिखाया जाता है। उसको छोटे छोटे टर्म में डिवाइड करके उसको ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है वो दी जाती है, और इससे बच्चे की वाणी एवं भाषा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है कि बच्चे को अधिक से अधिक समय दिया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक जो है बोले और बोल करके अपनी वाणी का विकास करे। सामान्य मानव अधिकार के तहत श्रवण दिव्यांग बच्चों को भी परिवार के सदस्यों के साथ, आसपास के लोगों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, तो उसको वो अवसर जो है वो प्रदान इसमें किया जाता है। और ये इसके कुछ सिद्धांत हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो है PDF अवेलेबल करवा दूंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी ये लगने लगेगा। और ये हम पढ़ेंगे विकासात्मक मॉडल, जिसे आप लिंग अप्रोच कहते हैं, तो ये विकासात्मक मॉडल भी इसी का नाम होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो ये श्रवण दिव्यांग बच्चे की वाणी शिक्षण के लिए बहुत सी विधियां बनाई गई हैं, जिसमें लिंग अप्रोच भी है, जो 1976 में जो है आपकी दी गई थी लिंग अप्रोच, और ये एक प्रमुख विधि मानी जाती है। यह भी वाणी शिक्षण के प्रमुख प्रारूपों में से एक मानी जाती है। वाणी सिखाने की ही एक विधि होती है जिसमें श्रवण दिव्यांग बच्चों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये समानता सामान्य बच्चे में वाणी और भाषा का विकास वातावरणीय कारकों के कारण सुनने के फलस्वरूप अपनी उम्र में धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन दिव्यांग बच्चों में उसका अभाव रहता है, तो हमें कुछ समाधान करके उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। डोनियल लिंग इनका पूरा नाम था, आप वो भी देख सकते हैं। 2 स्तरों पर सिखाई जाती है, एक फोनेटिक लेवल, एक फोनोलॉजिकल लेवल। फोनेटिक लेवल में हम व्यंजन से स्वर ध्वनियों को ऐड करके उनको सिखाते हैं। इसके अंतर्गत श्रवण दिव्यांग बच्चों को गले से जो उत्पन्न हो वाली आवाज़ है उनमें व्यंजन से स्वर ध्वनियों को जोड़ा जाता है, अर्थात जो शिक्षक रहते हैं या चिकित्सक जो भी रहते हैं, जो बच्चे को थेरेपी दे रहे होते हैं, वो बच्चे के गले से जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है या नहीं, इसका आकलन किया जाता है कि बच्चा बोल पाने में सक्षम है या नहीं। और अगर आवाज़ उत्पन्न हो रही है तो स्वर ध्वनियों को उस आवाज़ के साथ जोड़ करके उच्चारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और शिक्षक द्वारा जो स्वर ध्वनियों को जोड़कर बोलने के दौरान यह ध्यान दिया जाता है कि निकलने वाली ध्वनियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कि बच्चा जिन ध्वनियों का उच्चारण कर रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। 7 भागों में बांटकर स्वर ध्वनियों का उच्चारण इसमें कराया जाता है। और इसके बाद फोनोलॉजिकल लेवल आता है। फोनोलॉजिकल लेवल जो होता है, इसके अंतर्गत हम श्रवण दिव्यांग बच्चे के मुख से जो निकलने वाली आवाज़ है वो स्वर कंपन के साथ व्यंजन ध्वनियों को जोड़ा जाता है। फोनेटिक लेवल में हम व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ते हैं, और फोनोलॉजिकल में हम स्वर कंपन को व्यंजन कंपनों के साथ जोड़ करके बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वोकल कार्ड में जो कंपन होता है वो मुखी मुखगुआ के अंगों की सहायता से व्यंजन ध्वनियों को जोड़ करके उच्चारित करने के लिए किया जाता है। और अगर इसमें बात करते हैं, दोनों लेवल को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या लेवल है फोनेटिक का, फोनोलॉजिकल का क्या है। तो फोनेटिक लेवल में स्वतंत्र पूर्वक बोलने मतलब आवाज़ उत्पन्न करने के लिए बोला जाता है, और इसमें संप्रेषण के अर्थ को समझने के लिए गले में आवाज़ उत्पन्न करना, ठीक है, क्या बोला जा रहा है उसके अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण रूप से सिगमेंटल पर आधारित है, मतलब उच्चारण पर आधारित रहता है। सिगमेंटल का मतलब उच्चारण है, आर्टिकुलेशन होता है, उस पर आधारित रहता है, और यह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों पर आधारित होता है तथा प्रयोग के पश्चात अलग अलग तरीके से भी जो है ये आधारित रहता है। यह आवाज़ के नियंत्रण के साथ साथ स्वर और संयुक्त स्वर सभी को अधिकृत करता है। देखिए, फोनेटिक लेवल पूरी तरह से उच्चारण पर डिपेंड करता है कि बच्चे के मुख से आवाज़ निकल रही है नहीं निकल रही, इसका आकलन होता है और इसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। जबकि फोनोलॉजिकल लेवल में क्या होता है कि इसमें बच्चे जो बोल रहे हैं मतलब जो सामने से आवाज़ आ रही है उसको समझने पर, और उसमें जो आपका नॉन सिगमेंटल और जो आपका होता है सुप्रा सिगमेंटल, उसके फीचर को इसमें ध्यान रखा जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के स्वन ध्वनियों के वर्ड के लिए जो उच्चारण है उसके लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के तरीके में किया जाता है। कुछ अशुद्ध ध्वनियों के आवाज़ गुणवत्ता के तरीकों को बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसमें स्वर व्यंजन ध्वनियों के स्थान पर जो है अधिग्रहण के लिए किया जाता है। फोनेटिक लेवल पूरी तरह से उच्चारण पर डिपेंड करता है कि बच्चे का उच्चारण किस तरीके का है, लेकिन जो है फोनोलॉजिकल लेवल जो आपका होता
है उसमें ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि आवाज़ की गुणवत्ता कैसी है, आवाज़ जो है उसमें तीव्रता कैसी है, ये सारी चीज़ों को मतलब वो किया जाता है। और ये आपका 5.3 है, या एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम आपको बता रहे हैं। जस्ट एक मिनट। हाँ जी, ये 5.3 है आपका, और ये 5.3, हम 5.2 पढ़ लिया, अब 5.3 पढ़ेंगे। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा करके पढ़िएगा। इंडिविजुअल और ग्रुप स्पीच टीचिंग क्या होती है, जैसे बच्चों को सिखाने के लिए आप कैसे सिखाएंगे, एक एक करके सिखा रहे हैं या एक साथ कई बच्चों को सिखा रहे हैं, इसी के बारे में हमें जानना है और इम्पॉर्टेंट भी है। और क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए इंडिविजुअल स्पीच टीचिंग क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिगत जो वाणी शिक्षण होता है, यह याचाई बच्चों को पढ़ाने की एक विधि होती है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग लेवल होता है। देखिए, ये बच्चे की वाणी सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में नहीं सीख सकते, तो उनको जो है अलग से इंडिविजुअल तौर पे जैसे ट्यूशन दिया जाता है ना, तो ट्यूशन तरीके से एक बच्चे को एक समय में एक टीचर पढ़ाएगा, तो उस तरीके से जब वाणी शिक्षण कराया जाता है तो वो आपका व्यक्तिगत वाणी शिक्षण होता है। और इस वाणी शिक्षण की प्रक्रिया लागू होती है, साथ साथ वाणी में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके कारणों को काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से किसी एक बच्चे को एक समय में जब किसी एक बच्चे को हम शिक्षण देते हैं, वही व्यक्तिगत शिक्षण कहलाता है। और व्यक्तिगत वाणी शिक्षण का मतलब होता है जब आप किसी एक बच्चे को पर्सनली किसी एक बच्चे को जो है वो वाणी शिक्षण दे, तो वो आपका कहलाता है व्यक्तिगत वाणी शिक्षण। और इसमें क्या कहता है, बच्चे की जो समस्याएं रहती हैं और जो उसका सुधार करने का प्रयास किया जाता है, और बच्चे को जल्द से जल्द समस्या का छुटकारा मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। इससे क्या लाभ होते हैं वो चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत इजी टॉपिक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे जो ट्यूशन दिया जाता है, घर घर जा कर के जो ट्यूशन देते हैं, तो एक समय में किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही जब स्पीच थेरेपिस्ट कि एक समय में किसी एक बच्चे को ही स्पीच सिखाए या स्पीच उसकी स्पीच का डेवलपमेंट करे, वही आपका व्यक्तिगत कहलाता है। और इसके लाभ होते हैं कि इस प्रकार के वाणी शिक्षण में शिक्षक का पूरा ध्यान बच्चे की तरफ ही रहता है। देखिए, अकेले पढ़ा रहा है, जैसे मैं अगर किसी एक बच्चे को ही सिर्फ पढ़ाऊँ तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर रहेगा ना, उसी पर फोकस रहेगा, क्योंकि मुझे वही एक बच्चा तो है मेरे पास पढ़ने लायक, या मतलब पढ़ाने के लिए, तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। तो ऐसे ही वाणी सिखाने के लिए उस आइडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के पास एक ही बच्चा रहता है, तो उनका पूरा ध्यान एक ही बच्चे पर रहता है। बच्चे को वाणी सिखाने के लिए चुने गए दीर्घकालिक जो लक्ष्य है, युगलकालिक लक्ष्य के बीच जो है वो सामंजस्य बैठाने में इसमें सुविधा होती है। लवकालिक लक्ष्य के पूरा होने पर जो प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट बनाने में सुविधा होती है, कि उसको किसी एक बच्चे का ही पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से किसी एक बच्चे का रिपोर्ट तैयार करता है। और व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष वाणी कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय और परिस्थितियाँ भी जो है वो मिल जाती हैं, कि किसी एक बच्चे को भी पढ़ाना है, किसी एक बच्चे का रिपोर्ट ही तैयार करना है, तो वो बच्चे के बारे में पूरी डिटेल में बढ़िया से जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है व्यक्तिगत में। और लिमिटेशन इसकी ये होती है कि अगर हम बात करते हैं वाणी शिक्षण, बच्चे को अकेले रहना पड़ता है, मतलब पूरी स्पीच थेरेपिस्ट के दौरान बच्चे को अकेले ही सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बच्चा अकेला ही रहता है, उसको किसी और पीयर्स का जो है वो साथ नहीं मिलता, और जिससे वह दूसरे हमरूम बच्चों से जो प्रेरणा है वो भी नहीं ले पाता है। जैसे हम ग्रुप में सीखते हैं तो हम कुछ चीज़ें खुद सीख लिए, या कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं तो ग्रुप में किसी से पूछ लिया, तो इस तरीके से हम हो सकता है अपना डेवलपमेंट अच्छा कर पाए। पर इंडिविजुअल तौर पे जब होता है तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भावना भी नहीं रहती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं। और अकेले रहने की वजह से जो अंतःक्रिया है उसका भी अवसर नहीं मिलता था। जैसे 2-3 बच्चों को साथ में अगर आप स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, तो बच्चा जब शिक्षक नहीं सिखा रहा है तो भी बच्चा एक दूसरे से सीख लेगा, लेकिन जब आप अकेले ही उसको पढ़ा रहे हैं तो वो अवसर उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्तिगत रूप से वाणी शिक्षण किए जाने से बच्चा दूसरी पाठ्य योजना को अच्छी तरह से समझने में भी असमर्थ हो जाता है। अब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सामूहिक वाणी शिक्षण क्या होता है। तो इस प्रकार के वाणी शिक्षण में शिक्षक जो है अलग अलग स्तर वाले बच्चों को एक साथ समूह में बैठा करके वाणी शिक्षण की प्रक्रिया जो है उसको लागू करता है, जिससे एक साथ सभी बच्चों को समस्या का निदान हो जाता है। ग्रुप में क्या होता है, जैसे एक क्लासरूम है और उस क्लास में 10-12 बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को एक साथ जब वाणी शिक्षण दिया जाएगा वही कहलाता है ग्रुप
वाणी शिक्षण। और समूह में पाए जाने वाली बच्चों की सुनने की क्षमता भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे हर एक बच्चे एक ही तरीके से थोड़ी सुनेंगे, उनका रीडिंग लॉस का लेवल अलग अलग पाया जाता है। और ऐसे बच्चों की सुनने की क्षमता भी जो है वो अलग अलग पाई जाने वाली बच्चों की सुनने की क्षमता भी अलग अलग पाई जाती है, तथा उनमें वाणी दोष भी जो है वो अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग बच्चे हैं, कोई कुछ बोल पा रहा है, कोई बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, कोई बोलता है अस्पष्ट रहता है। इस तरीके से वाणी दोष भी सभी में अलग अलग पाया जाता है। तो इस प्रकार के दोष में शिक्षक सभी बच्चों के पूर्व ज्ञान के औसत को ध्यान में रख करके हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करता है। देखिए, जब अलग अलग बच्चे रहते हैं, जैसे क्लासरूम में मान लीजिए आपकी ही क्लासरूम में एज अ टीचर मान लीजिए आप कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आपकी क्लासरूम में अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं। किसी को ये सारे कॉन्सेप्ट पहले से पता रहेगा, किसी को बिल्कुल नहीं आता है, और किसी को जो है थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक औसत लेकर चलेंगे ना, कि एक एवरेज में आप उसको सिखाएंगे चीज़ों को, ताकि किसी का नुकसान भी ना हो और किसी को बहुत ज़्यादा जो है ये भी ना लगे कि नहीं, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चला या मेरा टाइम लॉस हो गया। तो ऐसे ही जब वाणी सिखाई जाती है बच्चों को, तो जो प्रशिक्षक रहता है, जब बहुत सारे बच्चे रहते हैं उसके पास, तो वो एक एवरेज लेकर के बच्चों को वाणी जो है वो सिखाता है। समूह में होने के कारण एक बच्चा दूसरे बच्चों के क्रियाकलाप को देखकर वाणी ज्ञान जो है वो ग्रहण करता है, जिससे सुधार की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी के साथ जो है वो होती है। वाणी शिक्षण के लिए अलग अलग तरह के लाभ होते हैं। जैसे समूह में पढ़ने के कारण एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो है वो प्रेरित होता है। शिक्षक तथा छात्र दोनों को पढ़ने पढ़ाने में जो है वो आनंद आता है। देखिए, लाभ इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे बच्चों को अपने पीयर्स के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिलेगा, अपने पीयर्स के साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको देख करके सीखने का अवसर मिलता है। अन्य लोगों के साथ वो अपने आप को, जैसे बच्चे अधिकतर बच्चे हैं तो उनके साथ अपने आप को वो जो है महसूस करता है कि हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके अंदर सकारात्मक जो ऊर्जा है वो भी डेवलप हो जाती है। सभी बच्चे एक जैसे समस्या से ग्रसित हो जाते हैं तो उसमें हीन भावना जो है उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जैसे उनमें आसपास सभी बच्चे एक जैसे ही हैं तो उनमें हीन भावना का भी वो बहुत ज़्यादा शिकार नहीं होते हैं। अकेले रहेंगे तो लगेगा कि हम ही हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन पीयर्स के साथ रहेंगे तो लगेगा कि हाँ, सभी हैं हम जैसे। सभी बच्चे एक समान होते हैं, जिन्हें उन्हें शिक्षक से अपमानित जो है वो नहीं होना पड़ता है। पर इसकी हानियाँ भी बहुत सारी हैं। हानियाँ ये है कि अलग अलग लेवल के बच्चे हैं और शिक्षक सभी पे ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, अभी आप लोगों में से जैसे मान लीजिए आप लोग 1000 1500 जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे एक बार में, एक दिन में, तो आप लोगों की अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मैम शॉर्ट क्वेश्चन कराओ, आप थ्योरी मत पढ़ाओ, आप जो है सिर्फ शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कराओ। तो इस तरीके से आप सभी के अलग अलग डिमांड है। तो देखिए, टीचर फुलफ़िल करने का प्रयास तो करता है, मैं भी फुलफ़िल करने का प्रयास तो करती हूँ, लेकिन सभी की नीड को फुलफ़िल कर पाऊँ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ग्रुप में पढ़ा रही हूँ ना, तो ग्रुप में मुझे एक औसत एवरेज लेकर चलना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ लिया है लेकिन उनको एक रिवीजन, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दे दो वो कर लेंगे। तो मैं तो सबकी एवरेज लेकर चलूँगी। तो मैंने सब कुछ जो है आपको एमसीक्यू टाइप के भी कुछ क्वेश्चन दे दिए, मैंने आपको लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन करा दिए, मैं आपको थ्योरी वाइज भी पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है कि एक एवरेज लेकर के शिक्षक चलता है, लेकिन सभी की ज़रूरतों को फुलफ़िल वो नहीं कर पाता है। ठीक है, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके सभी के चलना, सभी की मांग को पूरी करना, या ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना का निर्माण करना कठिन हो जाता है। कि मैं, ऐसा नहीं है कि जो वाणी शिक्षण कर रहा है वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग पाठ्य योजना, कितना पाठ्य योजना बनाएगा वो, तो ये भी उसके लिए एक मुश्किल टास्क होता है। अत्यधिक संख्या होने के कारण शिक्षक को जो शिक्षण प्रणाली है उसको भी पूरा करने में कठिनाई होती है, और समय का भी विशेष जो है वो चुनौती रहती है। जैसे शिक्षक कितनी देर देगा, 2 घंटे, मान लीजिए 2 घंटे स्पीच थेरेपी दे रहा है। अब बच्चे हैं 40 और 40 बच्चों को 2 घंटे में वो पढ़ा रहा है, सभी को एक साथ पढ़ा रहा है, तो सभी की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रख पाएगा। सभी बच्चों को वो 2 घंटे जो है, सभी बच्चों को वो क्वेश्चन का या कोई भी बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको वो डायरेक्टली जो है वो समझ नहीं पाता, वो एक एवरेज लेकर के चलता है, जिससे कुछ बच्चे जिनकी ज़्यादा हियरिंग लॉस रहती है वो पीछे छूट जाते हैं। तो इनके कुछ हानियाँ भी होती हैं, कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। और बाकी मैं आपको जो है 5.4 पढ़ाऊँगी, जो कि हमारा है आपका एड्स एंड इक्विटेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, जिसमें ऑडिटरी ऐड कुछ आपके आते हैं, कुछ विजुअल एंड कुछ टेक्टाइल। कुछ ऐसे ऐड हैं, मतलब कुछ ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनके माध्यम से हम बच्चे के अंदर जो स्पीच है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो 3 तरह के हैं, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम।
वाणी एक जटिल प्रक्रिया है जो मस्तिष्क से प्राप्त सूचना के वोकल कॉर्ड में कंपन होता है, वहाँ से वाणी उत्पन्न होती है, हमारे मस्तिष्क तक आवाज़ पहुँचती है, हम उसके अर्थ को समझते हैं। ये सब अपने आप में एक कठिन प्रोसेस होता है और श्रवण दिव्यांग बच्चों में यह समस्या जो है वो पाई जाती है और इस समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रकार के जो यंत्र और उपकरण हैं वो भी आपके बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से जो श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं वो आसानी से ध्वनियों को सुनते हैं और सुन करके उसको समझ सकते हैं। ऐसा सामान्यतः देखा गया है जाता है कि जो बोलते समय किसी वक्ता के लिए श्रवण व दृष्टि दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता ही नहीं, आपकी देखने की क्षमता भी मजबूत हो तो उससे आपकी वाणी का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो किसी भी जब बोलना प्रारंभ करता है तो उसकी आवाज़ और शब्द लक्ष्य तीनों के बीच एक सामंजस्य जो है वो बनना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई बोलता है तो वो क्या बोल रहा है उसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। ठीक उसी समय वक्ता द्वारा वोकल क्लू जो है लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित देख करके और अधिक बोलने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। जैसे उन्होंने बच्चे ने कुछ बोला तो सामने वाला अगर उसकी तरफ फोकस होकर चीज़ों को सुन रहा है तो बच्चा और भी ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित हो जाता है। लेकिन ये सामान्य बच्चों के केस में होता है। दिव्यांग बच्चों के केस में उनको विजुअल क्लू तो होता है लेकिन ऑडिटरी क्लू का उनमें अभाव होता है। बच्चे को सामने वाले की बात को सुनने में वो मतलब प्रॉब्लम होती है। बच्चे की विजुअल क्लू तो होता है, वो देख सकता है, लेकिन बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है। और इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग तरह के जो आपकी यंत्र हैं वो बनाए गए हैं। जैसे कुछ ऑडिटरी यंत्र हैं जो सुनने में मदद करते हैं, कुछ विजुअल ऐड हैं जो देखने में मदद करते हैं, कुछ टेक्टाइल ऐड हैं। आपके एक एक करके पढ़ेंगे उन उपकरणों के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें पूछा नहीं जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ से 100 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑडिटरी ऐड की बात करते हैं तो ऐसे उपकरण जो बाह्य वातावरण की ध्वनियों को कई गुना बढ़ाकर किसी श्रवण दिव्यांग व्यक्ति को या सुनने में मदद करते हैं, उसे ऑडिटरी ऐड कहते हैं। ऑडिटरी मतलब हेयरिंग वाला ऐड जो बच्चे को सुनने में मदद करे। बाह्य वातावरण की जो यंत्र सुनने में मदद करते हैं उसे ऑडिटरी ऐड कहते हैं। इसकी सहायता से जो श्रवण दिव्यांग शिक्षार्थी को जो अवशेष श्रवण क्षमता है उसका उपयोग किया जाता है और श्रवण यंत्र में मजबूती जो है वो प्राप्त होती है। ऑडिटरी ऐड के अंतर्गत जो निम्नलिखित उपकरण हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो आते हैं जो बाह्य वातावरण की ध्वनियों को जो है वो कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे श्रवण दिव्यांग शिक्षार्थी को सुनने में मदद होती है। इसमें आपका कुछ हियरिंग ऐड आते हैं और आपका स्पीच ट्रेनर आता है, तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है स्पीच ट्रेनर के बारे में जानना, तो मैं आपको बता दूं स्पीच ट्रेनर क्या होता है। यह ध्वनि संवर्धन यंत्र होता है, मतलब ध्वनि को बढ़ा देने वाला यंत्र होता है कि जैसे बाह्य वातावरण से जो ध्वनियाँ आती हैं वो सामान्य बच्चों के लिए तो पर्याप्त होती हैं लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। तो इस यंत्र के माध्यम से उन ध्वनियों की क्वालिटी में चेंज कर दिया जाता है, उसकी तीव्रता, उसकी जो आपकी पिच है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है और वो बच्चे को सुनाई जाती है। इसमें शिक्षक तथा वक्ता की आवाज़ को कई गुना बढ़ाकर किसी भी श्रवण दिव्यांग बच्चे के कान तक पहुँचाने में मदद मिलती है कि ये यंत्र जो होता है वो आवाज़ की तीव्रता को बढ़ा देता है और जब आवाज़ की तीव्रता बढ़ जाती है तो बच्चा जितने डेसिबल पर सुनता रहता है वो उतने डेसिबल पर आवाज़ को सुनने लगता है। और यह भी एक प्रकार का श्रवण यंत्र ही है। ये जो आप देख रहे हैं स्पीच ट्रेनर, ये एक प्रकार का श्रवण यंत्र ही होता है, लेकिन ये ऐसा व्यक्तिगत श्रवण यंत्र आपका नहीं होता है जिसकी क्षमता श्रवण यंत्र की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है। ये होता तो आपका श्रवण यंत्र ही है लेकिन ये व्यक्तिगत श्रवण यंत्र की तुलना में इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और श्रवण यंत्र की भांति स्पीच ट्रेनर भी भिन्न भिन्न लिखित छोटे छोटे पार्ट्स, इसके बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर होते हैं और इसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, जिस तरह से श्रवण यंत्र के बारे में आपने पढ़ा है आइडियोलॉजी में कि उसमें सारी पार्ट्स आपके होते हैं, वैसे सारे पार्ट्स इसमें भी होते हैं, बट ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है। इसको लेकर के नहीं, जैसे कोई पॉकेट लेवल हेयरिंग ऐड है, मतलब CIC है, BT है, उसको इंसान जो है व्यक्तिगत रूप से यूज कर लेता है लेकिन आप इसको व्यक्तिगत रूप से यूज नहीं कर पाते हैं। इसके पार्ट्स क्या है, ऑन ऑफ स्विच होता है, माइक्रोफोन है, हेडफोन है, रिसीवर है, वॉल्यूम कंट्रोलर है, सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं। और आपका बैटरी कंपार्टमेंट होता है, सिलेक्शन स्विच होता है लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी का, जहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी को मैनेज करते हैं। और उसके बाद वॉल्यूम यूनिट मीटर होता है, UV मीटर होता है, जो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्पीच ट्रेनर मैंने वहाँ पे भी पढ़ा रखा है, आइडियोलॉजी में भी पढ़ाया था मैंने स्पीच ट्रेनर के बारे में।
तो इसमें अलग अलग टाइप के स्पीच ट्रेनर आपके आते हैं। जैसे एक मोनोटाइप होता है, एक स्टेरियोटाइप होता है स्पीच ट्रेनर। मोनोटाइप का मतलब होता है एकल विस्तारण परिपथ प्रणाली का होता है। मतलब एक ऐसा स्पीच ट्रेनर है जिसमें एक वॉल्यूम कंट्रोलर लगा होता है, जिसकी सहायता से दोनों ईयर में समान रूप से ध्वनि जो है वो एम्पलीफाई होकर पहुंचती है। मतलब मोनो टाइप स्पीच ट्रेनर क्या होता है, जिसमें एक ही वॉल्यूम कंट्रोलर रहेगा। मतलब उसमें एक ही वॉल्यूम कंट्रोलर, एक ही एम्पलीफायर जो है वो रहता है और वहाँ से बच्चे की कान तक जो है वो आवाज़ जाती है। अगला आपका स्टीरियोटाइप स्पीच ट्रेनर होता है। मतलब इसमें बच्चा एक कान में ही अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, दो स्वतंत्र परिपथ लगे होते हैं, अर्थात एक ऐसा स्पीच ट्रेनर जिसमें दो वॉल्यूम कंट्रोल होता है, जिसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार बच्चा अपने दोनों कान में आवाज़ की तीव्रता को घटा और बढ़ा सकता है। जितनी डेसिबल पर, देखिए जो आपका मोनोटोनस मतलब मोनो टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि एक ही वॉल्यूम कंट्रोलर लगा रहता है कि दोनों कान के लिए आप किसी एक डेसिबल पर ही सेट कर सकते हैं। आपने जैसे 70 पर सेट कर दिया कि दोनों कान में आपको 70 डेसिबल ही सुनाई देगा। लेकिन स्टीरियोटाइप में ऐसा होता है कि दोनों अलग अलग कान में अलग अलग तरह के डेसिबल पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप एक कान से 60 सुन रहे हैं, एक कान पे 30 ही सुन रहे हैं, तो दोनों पे आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये है स्पीच ट्रेनर के हम कुछ आपके क्वालिटीज़ पढ़ लेते हैं, क्या एडवांटेज, क्या लाभ होते हैं। इसकी सहायता से श्रवण क्षतिग्रस्त वाले व्यक्ति को सुनने में मदद मिलती है। श्रवण यंत्र में एम्पलीफायर की तुलना में इसमें उच्च क्षमता जो है वो होती है। इंटेंसिटी का लेवल लगभग 20 डेसिबल से इसमें ज़्यादा ही होता है और श्रवण प्रशिक्षण के दौरान श्रवण अपेक्षा की ये ज़्यादा लाभकारी होता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, हानियाँ भी हैं, महंगा बहुत होता है। हेडफोन छोटे बच्चों के लिए कष्टदायी होता है। जैसे बच्चे को आप हमेशा हेडफोन लगा देंगे तो वो बच्चे को जो है परेशानियां करते रहता है। लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम हेयरिंग एड का उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं, बट इसका उपयोग हम लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। और गामक जो क्षमता है, मतलब आप इसको लगा करके ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा करके हर काम कर पाएंगे, नहीं, आप एक निश्चित जगह पर जो है बंध जाएंगे। ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। कुछ विजुअल एड के बारे में पढ़ेंगे। तो दृष्ट यंत्र वे यंत्र होते हैं जो वाणी उत्पत्ति के समय दृष्ट संबंधी जो फीडबैक है उसको अधिक मात्रा में जो है प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो वाणी उत्पत्ति के समय जो ओरल कैविटी की संरचना है उसको विभिन्न चित्रों के माध्यम से उच्चारण अंग के स्थान को जो है वो दिखाया जाता है। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तथा कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार हो चुका है, जिसकी सहायता से हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को आसानी से वाणी उत्पन्न करने वाले अंगों को जो है वो सिखाया जाता है। और बात करते हैं क्या ऐड की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें ये यंत्र बताता है कि उत्पन्न की गई ध्वनि सही है या गलत, मतलब जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ कैसी है। मुखी अंगों की आकृति सिखाने में मदद करती है। ये विजुअल ऐड जो होता है वो पूरा मतलब स्क्रीन पर दिखाता है कि किस तरीके से कौन से अंग से कौन सा वर्ड उच्चारण किया जा रहा है। पुनरावृत्ति के लिए बार बार प्रेरित करता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो बता दूंगी आपको। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता है और आपका एसिड मतलब इक्विपमेंट आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ यंत्र हैं। जैसे आपका यन इंडिकेटर होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है उसमें आपका यन इंडिकेटर, वोकल टू, यस इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 100 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। यन इंडिकेटर क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक दृष्टि सहायक यंत्र होता है जो नेसलिटी फोनेटेशन की जो उत्पत्ति के बारे में सहायता प्रदान करता है। इस यंत्र का जो माइक्रोफोन होता है वक्ता की नोच के नज़दीक रखा जाता है, बोलने वाले के नाक के नज़दीक ये रखा जाता है। और जो नेसल साउंड होता है, मतलब जो नासिकी ध्वनियाँ होती हैं उसकी उत्पत्ति होने वाले कंपन को मीटर की सहायता से जो है वो देखा जाता है। इसके ऊपर लगे 2 रंगों वाले प्रकाश तंत्र, बीच में एक जो मीटर है वो लगा रहता है आपका। मतलब इस यंत्र का जो उपयोग होता है वो अत्यधिक कम नकियाने वाले तथा स्वर संबंधी गड़बड़ी को सुधारने में जो है वो हम करते हैं। यस इंडिकेटर का मतलब यन इंडिकेटर का। उसके बाद आपका वोकल टू आता है। ये गलत काटा गया है बट ये गलत नहीं है, मेरे द्वारा ही एक बच्चे को नोट्स दे दिया था तो उन्होंने जो है इसको सब अपना कलाकारी कर रखा है। वोकल टू क्या होता है, यह विशेष प्रकार का एक यंत्र होता है जो शब्दों के दबाव के मूल आकृति को, जैसे सा ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में वो बताता है। इस उपकरण पर जोर देने वाली जो गड़बड़ियाँ होती है, मतलब अगर किसी बच्चे को स्ट्रेस में प्रॉब्लम है, इंटोनेशन में प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक करता है। उसके बाद यस इंडिकेटर होता है। यह एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जो वॉइसलेस साउंड तथा जो आपका फ्रिकेटिव की उत्पत्ति के बारे में जो विजुअल फीडबैक है उसको ये देता है।
कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके उपकरण हैं जो कि विजुअल एड्स होते हैं, और परंतु कुछ विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनकी सहायता से वाणी उत्पत्ति के समय होने वाली जो त्रुटियां हैं उसको देखा जाता है। जैसे आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक नेसोमीटर होता है, एक बिजीमीटर होता है। दोनों मीटर के बारे में पढ़ेंगे। एक विशेष प्रकार का ये यंत्र होता है जो माइक्रोफोन पर ये आधारित होता है। इस यंत्र की सहायता से जो नसल प्रॉब्लम है, जो नसलिटी नास की ध्वनियों का उच्चारण है, उससे संबंधित समस्याओं की पहचान की जाती है और उसी का जो उपचार है वो इसमें किया जाता है। और आवाज़ दोष होने पर जो प्रतिपुष्टि है उसके लिए भी हम नेसोमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा आपका होता है बिजीमीटर, मतलब बिजी पिच या बिजीमीटर कहते हैं। ये विशेष प्रकार का यंत्र होता है जो वाणी उत्पत्ति के बाद उसमें पाई जाने वाली जो तीव्रता है उसकी आवृत्तियों को मापता है। मतलब इस यंत्र की सहायता से यह मापते हैं कि ध्वनि की तीव्रता में, मतलब ध्वनि की तीव्रता कैसी है, पर्याप्त तीव्रता है या फिर नहीं, उसको मापा जाता है। उसके बाद आपका कुछ टेक्टाइल ऐड होते हैं। टेक्टाइल ऐड क्या होते हैं? ये ऐसे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से स्पर्श के माध्यम से कंपन तथा हवा के दबाव को महसूस किया जाता है कि जो बोला जा रहा है उसको स्पर्श के माध्यम से, जैसे क्यूट स्पीच होता है तो उसमें जैसे कंपन को हम के माध्यम से बच्चे की वाणी का विकास करते हैं, वैसे उसी लगभग सिद्धांत पे ही आपका टेक्टाइल ऐड काम करता है। कंपन और हवा के दबाव को महसूस करता है। समानता इस यंत्र का जो उपयोग है वो श्रवण विकलांग व्यक्ति या बालक के लिए किया जाता है, जिनको हीरिंग ऐड लगाने होने के बाद भी श्रवण यंत्र की सहायता से बच्चे को आसानी से, मतलब हीरिंग ऐड का इस्तेमाल बच्चा करेगा और उसको स्पर्शी ज्ञान को उसको बढ़ावा दिया जाता है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आपका वाइब्रो टेक्टाइल सिस्टम होता है, सिंगल चैनल टेक्टाइल ऐड होता है, मल्टी चैनल टेक्टाइल ऐड होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस यंत्र का। देखिए आप लोगों ने पहले से ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ये उम्मीद है मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका बस कल परसों आपका एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो जो है ये बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें आपको रटने वाली हैं, ये आप रट कर ही चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एक बार आप इसको ब्रीफली तरीके से पढ़ लीजिएगा, और बाकी आप लोगों ने पढ़ रखा है तो मैं आज रिवीजन ही इसको लेकर के चल रही हूँ। और जिसे बाह्य शरीर पर धारण किया जाता है, जो आपका वाइब्रो टेक्टाइल ऐड होता है, उसे हम अपने शरीर पर धारण करते हैं। जो भी बाहर की ध्वनि होती है उसको ग्रहण करके उसे विद्युतीय ऊर्जा में जो है वो बदल देता है, और इसके माध्यम से हम सुनते हैं। जैसे रबड़ के बने हुए खिलौने, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो बच्चे की त्वचा पर लगा करके उसको साउंड का जो वाइब्रेशन है उसका जो है एहसास कराया जाता है। अगला आपका है सिंगल चैनल टेक्टाइल ऐड। यह यंत्र जो है वो त्वचा के किसी भी एक भाग में संवेदना भेजने का काम करता है, मतलब शरीर के किसी एक भाग में लगा दिया जाएगा और वहाँ से उसको व्यक्ति को संवेदनाएं प्रदान करने में मदद करता है। यह यंत्र याचाई बच्चों की कलाई पर लगा होता है, जो बाह्य वातावरण की ध्वनियों को ग्रहण करके उसे कंपन के रूप में बदलता है और बच्चे को फोनिम के बीच जो है स्पर्श हो जाता है। अगला है आपका मल्टी चैनल टेक्टाइल ऐड। इस यंत्र में विभिन्न प्रकार के भागों में संवेदना जो है वो प्राप्त होती है, और इस यंत्र से पहनने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उसको सुनता है। तो उसके बाद आपका आता है 5.5, जिसमें रोल ऑफ फैमिली स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग। इसके बारे में जानना है। वाणी एवं भाषा के प्रोत्साहन के लिए परिवार की क्या भूमिका है, गृह प्रशिक्षण क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। और किसी भी बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है उसका परिवार है, प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, आप जानते हैं। और देखिए इसमें आप जितना बना के लिख पाएँ उतना बना के लिखिएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है आपको रटना नहीं है इस 5.5 में। जितना आप अपने मन से बना सकते हैं गृह प्रशिक्षण के बारे में उतना बना के आप लिखिएगा, जहाँ से दिन प्रतिदिन अच्छी आदतों को देख करके, अच्छे तथ्यों को सुन करके हम ग्रहण करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ जो है हम उसको व्यक्त करते हैं। 1964 में एरिक्सन द्वारा दिया गया है कि अर्थात बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में जो परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बच्चों को मोटिवेट रखता है, अच्छी आदतों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। जो परिवार होता है वहाँ से बच्चा अच्छी आदतों को सीखता है, अच्छे गुणों को ग्रहण करता है। लेकिन यदि परिवार की सोच बच्चे के किसी भी भाग में संवेदना को भेजने का कार्य करती है, मतलब परिवार जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है आपको बताने के लिए। अचाई बच्चों की कलाई पर ये लगा होती है, आपका वही रिपीट हो गया है। बाकी मैं देखिए इसमें क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें
तो ये बच्चे की अगर परिवार की सोच बच्चे के प्रति नकारात्मक हो जाए तो विकलांगता भी नकारात्मक हो जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में बहुत कठिनाई होगी। मतलब अगर परिवार जो है वो बच्चे को लेकर के निगेटिव थिंकिंग वाला हो जाए कि बच्चे को सपोर्ट ना करे या बच्चे को जो है घर में ही बंद करे, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर परिवार की सोच सकारात्मक है तो उससे बच्चे का विकास होता है। बच्चा अगर परिवार की सोच नकारात्मक है तो हीन भावना का भी शिकार हो जाएगा। कभी कभी माता पिता जो है वो घर के अन्य सदस्यों विकलांगता के बारे में जो सही जानकारी है वो ना होने के कारण इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका वो सामना करते हैं। और परिवार की जो भूमिका है वो बहुत प्रभाव डालती है, जैसे अत्यधिक सुरक्षा, ओवर प्रोटेक्शन। कभी कभी ऐसे बच्चों के माता पिता की सोच जो है विकलांगता को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को बहुत अधिक जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ता है। जैसे अगर बच्चा बोलने में असमर्थ होता है तो माता पिता उस स्थान पर नहीं भेजते जहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता या कहाँ किसी भी सामाजिकरण जो है उसको वो भेजते नहीं हैं। तो ये नकारात्मक है और बच्चे पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। अस्वीकार की भावना, कभी कभी कुछ अभिभावक जो है वो अज्ञानतावश ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करते हैं या उनकी समस्या को लेकर बहुत जो कठोर व्यवहार है वो करते हैं, जिसके कारण इन बच्चों को बार बार जो है परिवार तथा माता पिता द्वारा तिरस्कार जो है वो होना पड़ता है। अर्थात ऐसे बच्चे अपने माता पिता के स्नेह एवं प्यार से जो है वो वंचित हो जाते हैं। कभी कभी जो अभिभावक है इन बच्चों को अपने से दूर रखने के लिए आवासीय विद्यालय का चुनाव करते हैं, जिसके कारण ये बच्चा पारिवारिक भाव से हीन भावना का जो है वो शिकार हो जाता है, जिससे उनका जो विकास है वो प्रभावित होता है। अंतर करना, ऐसे माता पिता, कुछ अभिभावक ऐसे रहते हैं जो सामान्य बच्चों से दिव्यांग बच्चों को अंतर कर देंगे। जैसे उनका एक बच्चा सामान्य है, एक दिव्यांग है, तो उनमें भी वो अंतर करने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण बच्चे की अपेक्षाएं होती हैं, बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है। और स्वीकार करना, अगर बच्चा परिवार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं, तो बच्चे की शिक्षा, समाज, व्यवसाय, ये सारी चीज़ों में चुनौतियाँ बच्चे की थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं किसे स्टिमुलेट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, कैसे वाणी एवं भाषा को प्रोत्साहन दे सकते हैं, इसके बारे में। तो ईयरली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान करके यदि बच्चे की पहचान, विकलांगता का पहचान शीघ्र कर ली जाए तो उनकी समस्याओं को जटिल रूप से रोकने के लिए किया जा सकता है। वो एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। सही समय पर अगर हीरिंग ऐड दिलवा दें, हीरिंग ऐड की ज़रूरत रहती है ऐसे बच्चों को, तो अगर हीरिंग ऐड दिलवा दें, हीरिंग ऐड के दिलवाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए उनको प्रेरित करें, तो ये भी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। श्रवण, बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो अगर सही समय पर बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण दिलवा दिया जाए तो ये भी बच्चे के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो डालेगी और ये प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। बच्चे को रेगुलर स्पीच थेरेपी अगर दी जा रही है, बच्चे के साथ काम करके उसको स्पीच थेरेपी दी जा रही है, तो वो भी बच्चे में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा और बच्चे का हर एक प्रकार जो डेवलपमेंट है वो होता चला जाएगा। बच्चे का अगर परिवार शिक्षित है, परिवार का सदस्य जो हैं वो शिक्षित हैं, तो बच्चे को सुविधाएं प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे बच्चे का विकास हो जाएगा। लेकिन अशिक्षित हैं तो वहाँ पे जो है परिवार का जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम जो है वो कर देता है। तो ये था पूरा आपका यूनिट 5 और आप जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। पूरा यूनिट मैंने करवा दिया है यूनिट 5 तक, तो आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन वो मैंने आपको दे दिया है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दे दिया है। तो अभी तक जितना भी आपको करवाया गया है आपके पेपर के लिए, आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से करिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है हमसे बात कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।